नमस्कार दोस्तों। उड़ान आईएएस एकेडमी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं मोहम्मद रियाज खान आज आपके सामने इंडियन ज्योग्राफी का एक चैप्टर जिसका नाम है अपवाह तंत्र, उसका एमसीक्यूज लेकर आया हूं। एमसीक्यू शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि उड़ान आईएएस एकेडमी ने आपके लिए 2 टेस्ट सीरीज शुरू की है। पहला तो एसआई के विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए एसआई के लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट की गई है। ये टेस्ट सीरीज आपकी 12 जून से आरंभ हो गई है। एक टेस्ट हो चुका है 12 जून का। इसके अलावा इसकी फीस बहुत नॉमिनल रखी गई है। ऑनलाइन की फीस है आपकी 299 और ऑफलाइन की फीस है आपकी 499। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यमों में उपलब्ध होगी और समय 10 बजे से लेकर 12 बजे तक का होगा। इसमें ध्यान दीजिएगा कि इसमें कुल 12 टेस्ट होंगे और ये 12 टेस्ट में पूरा सिलेबस कवर किया जा रहा है एसआई का। और ये टेस्ट देना आपके लिए इसलिए भी जरूरी है ताकि आप एसआई का वाकई एग्जाम देना चाहते हैं तो ये टेस्ट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। ठीक, इसके अलावा अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं या उड़ान आईएएस एकेडमी रायपुर ब्रांच में आकर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा उड़ान आईएएस एकेडमी ने सीजीपीएससी के विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए एक टेस्ट सीरीज शुरू की है, एक लॉन्ग टर्म टेस्ट सीरीज शुरू की है और यह टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी आपकी 26 जून 2022 से और 29 जनवरी 2023 तक चलेगी। ये टेस्ट सीरीज जो है वो आने वाले एग्जाम सीजीपीएससी 2022 के एग्जाम तक चलेगी। ठीक है, और इसमें कुल 50 टेस्ट होंगे जिनमें से जीएस के 31 टेस्ट और सीसेट के 19 टेस्ट को रखा गया है। और इसके अलावा ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मंचों पर उपलब्ध होगी। ऑनलाइन में टेस्ट देने के लिए आप जल्द ही गूगल प्ले स्टोर से उड़ान आईएएस एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लें ताकि आपके लिए चीजें आसान हो जाए, आप आसानी से ऑनलाइन टेस्ट दे सकें। इसके अलावा इसकी भी फीस बहुत नॉमिनल रखी गई है, जहां पर ऑनलाइन की फीस 1500 और ऑफलाइन की फीस 1700 रुपए रखी गई है। प्रथम 200 अभ्यर्थियों के लिए 30% की छूट दी गई है। अगर आप 30% की छूट लेना चाहते हैं अपने इस फीस से तो आप जल्द ही रजिस्ट्रेशन करवा लें। आपको 2 टेस्ट निःशुल्क दी जाएगी, इसका फीस नहीं लिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने के साथ आप ये 2 टेस्ट दे पाएंगे। ठीक, अगर आप प्रथम 200 विद्यार्थियों में हो तो 30% की छूट भी आपको मिलेगी। इसके अलावा अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या फिर उड़ान आईएएस एकेडमी के रायपुर ब्रांच में आकर संपर्क कर सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं अपवाह तंत्र के एमसीक्यूज। यहां हम सबसे पहले प्रश्न की बात करेंगे तो सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कि प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र हिमालय अपवाह तंत्र से पुराना है। बिल्कुल, प्रायद्वीपीय पठार बहुत ही प्राचीन संरचना है। इसका निर्माण 57 करोड़ वर्ष पूर्व अफ्रीका की मुख्य भूमि से अलग होने के दौरान हुई थी। इसके अलावा हिमालय की बात करें तो हिमालय का निर्माण 3.5 करोड़ से 2.5 करोड़ के बीच में ओलिगोसीन काल में हुआ था। तो हिमालय एक नवीन संरचना है और प्रायद्वीपीय पठार एक प्राचीन संरचना है। तो यहां पर प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र हिमालय अपवाह तंत्र से पुराना है, तो ये आपका कथन सही होगा। दूसरा कथन कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र के दाएं तट से मिलने वाली महत्वपूर्ण नदी मानस है। मैं फिर कह रहा हूं, ब्रह्मपुत्र के दाएं तट से यानी दाईं ओर से आने वाली प्रमुख सहायक नदी मानस है। आपको पता होना चाहिए कि दाईं ओर से आने वाली सहायक नदियों में तिस्ता, सैनकोस, मानस, कामेंग और सुबनसिरी, और बाईं ओर से आने वाली सहायक नदियों में दिबांग, लोहित, धनसिरी, कोपिली और कलौंग। ये प्रमुख नदियां हैं जो दाईं और बाईं ओर से आकर ब्रह्मपुत्र में मिलती हैं। मानस नदी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका अपवाह क्षेत्र जो है यानी कि जल ग्रहण क्षेत्र जो है वो सबसे अधिक है दाईं ओर से आने वाली नदियों में। तो ये आपका दूसरा कथन भी आपका क्या हो जाता है, सही। अब देखते हैं अगला, तीसरे स्टेटमेंट की बात करें तो ताप्ती नदी की सहायक नदियां हिरण, बरना, दूधी आदि है। हिरण नदी की बात करें तो काठियावाड़ के पठार से निकलने वाली यह नदी गुजरात में बहती है। ये ताप्ती की सहायक नदी नहीं है। बरना नदी की बात करें तो नर्मदा की दाईं ओर से आने वाली सहायक नदी और दूधी नर्मदा की बाईं ओर से आने वाली सहायक नदी है। इसका मतलब यह है कि ताप्ती नदी की सहायक नदियां नहीं है। तो ये स्टेटमेंट आपको क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसके अलावा चौथा स्टेटमेंट कहता है कि पुनासा जलप्रपात चंबल नदी पर स्थित है। तो पुनासा जलप्रपात मध्य प्रदेश में है और ये नर्मदा नदी पर स्थित है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखिए पूछ क्या रहा है, उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यहां पर जब भी आपके पास स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आएंगे तो सबसे पहला काम ये करेंगे कि जो स्टेटमेंट सही होगा उसको टिक, सही टिक, और जो गलत होगा उसको गलत टिक लगा देंगे। और उसके बाद देखेंगे कि क्या पूछ रहा है, सही पूछ रहा है कि सही नहीं है ये पूछ रहा है। अगर सही नहीं है पूछ रहा है तो यहां पर तीसरा और चौथा सही नहीं है तो ये सही होंगे, यानी कि तीसरा और चौथा ऑप्शन नंबर सी ये आपका सही जवाब होगा। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि प्रायद्वीपीय पठार की नदियों के निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए।
यानी कि प्रायद्वीपीय पठार की नदियां पूछ रहा है, और प्रायद्वीपीय पठार की नदियों पहला स्टेटमेंट कि प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र यानी प्रायद्वीपीय पठार की नदी हिमालय की नदियों की तुलना में नवीन है। तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया कि प्रायद्वीपीय पठार की नदियां प्राचीन नदी है, हिमालय से बहुत पुरानी नदी है, तो ये अगर नवीन कह रहा है तो ये गलत हो जाएगा आपका। अगला, प्रायद्वीपीय नदियां सामान्यतः विसर्प बनाती हैं। तो नदियां विसर्प आकार कहां बनाती है? तो मैदानी प्रदेश में बनाती है, जब नदी इस आकार में बह रही हो। और प्रायद्वीपीय पठार में इस आकार में बहना नदी के लिए इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार एक चट्टानी संरचना है और चट्टानों में नदी सीधे मार्ग का अनुसरण करती है, न कि विसर्प आकार में बहती है। ये विसर्प आकार में नदी सिर्फ और सिर्फ मैदानी प्रदेश में ही बह सकती है। तो प्रायद्वीपीय नदियां सामान्यतः विसर्प बनाती है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका गलत हो जाएगा। अगला, ये नदियां प्रौढ़ावस्था में हैं। प्रौढ़ावस्था का मतलब होता है कि जब नदी बहुत ही ज्यादा क्या हो जाती है, पुरानी होती है, तो वो अपना मार्ग बना चुकी होती है, और जब मार्ग बना चुकी होती है तो उसी मार्ग में क्या होती है, धीरे से प्रवाहित होती है। तो तली पर, मतलब जो नदी बह रही है उसके निचला स्तर जो उसको तली कह रहे हैं, तो तली पर अगर नदी धीरे धीरे प्रवाहित हो रही है, ये कोई पर्वतीय ढालों से नहीं बह रही होती है, ये घाटी का निर्माण नहीं करती है, ये घाटियों का विस्तार भी नहीं करती है। तो जब नदी सिर्फ तली पर धीरे धीरे प्रवाहित हो रही होती है और सीधी जगह समुद्र में मिल जाती है, तो ये नदी अपने आप को किस अवस्था में कहलाती है? प्रौढ़ावस्था। सबसे आखिरी अवस्था होती है प्रौढ़ावस्था, जिसमें नदी बह रही होती है, तो ये नदियां प्रौढ़ावस्था में है, तो ये स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। ठीक, इसके अलावा प्रायद्वीपीय पठार की अधिकांश नदियां वर्षा पर निर्भर हैं। तो देखिए, हिमालय की नदियां वर्षा के साथ साथ ग्लेशियरों पर निर्भर होती है। क्यों? क्योंकि ग्लेशियर के पिघलने से वहां से जो नदी निकलती है, तो इन नदियों को पानी बर्फ के पिघलने से और वर्षा दोनों से प्राप्त होती है। लेकिन प्रायद्वीपीय पठार की अगर नदियों की बात करें, तो प्रायद्वीपीय पठार की नदियों में तो ग्लेशियर होगा ही नहीं। तो प्रायद्वीपीय पठार में अगर ग्लेशियर नहीं है, तो ये सिर्फ और सिर्फ किस पे निर्भर होंगे? वर्षा पर निर्भर होंगे। तो ये हो गई आपकी प्रायद्वीपीय पठार की अधिकांश नदियां वर्षा पर निर्भर करती है, ये सही हो गया आपका। तो यहां पर पूछ क्या रहा है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहां पर बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि सही नहीं है। अगर आपने ये ध्यान नहीं दिया तो तीसरा और चौथा सही है, तो आप तीसरा और चौथा वाले ऑप्शन को टिक लगा देंगे। हालांकि वो ऑप्शन यहां पर नहीं दिया हुआ है, तो सही नहीं है, तो पहला और दूसरा सही नहीं है, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, पहला और दूसरा। क्लियर? चलिए अब आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला, बराक नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। मैं फिर कह रहा हूं, बराक नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक है। तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों के नाम मैंने आपको ले लिया था, जहां दाईं ओर से आने वाली सहायक नदियों में तिस्ता, सेनकोस, मानस, कामेंग और सुबनसिरी, और बाईं ओर से आने वाली सहायक नदियों में दिबांग, लोहित, धनसिरी, कोपिली और कलाउ। इसमें बराक नदी का कहीं नाम ही नहीं है। तो बराक नदी जो मणिपुर से निकलती है और बांग्लादेश में जाती है, ये नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलत। इसके अलावा दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि मणिपुर के पूर्वी भाग में बहने वाली नदियां भी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी तंत्र में सम्मिलित है। मैं फिर कह रहा हूं, ये पूछ रहा है कि मणिपुर के पूर्वी भाग, तो मणिपुर के पूर्वी भाग की नदियों की बात हो रही है, और मणिपुर के पश्चिमी भाग में यानी पश्चिमी तरफ से ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, तो भाई पूर्व की नदियां ब्रह्मपुत्र की जो पश्चिम की ओर बहती है वो सहायक नदी कैसे हो सकती है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यानी कि अब सवाल में पूछ ये रहा है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य या सही है। तो ना पहला सही है और ना ही दूसरा सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ना तो पहला और ना ही दूसरा। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि झीलों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। तो भाई इससे पहले मैं विचार करूं, पहले तो ये समझो झील बोलते किसको है। तो झील की परिभाषा ये होती है कि झील जल से भरे हुए, समझ रहे हैं, जल से भरे हुए वो गहरे गड्ढे हैं जो चारों ओर स्थलों से घिरे होते हैं, सिवाय लैगून झील के, जहां लैगून झील समुद्री तटों पे बनती है और ये तीन और स्थलों से और एक और समुद्र के जल से घिरे होते हैं। और इनको अलग करने वाली कौन होती है? रोधिका या बार, जो एक अवरोधक की तरह होती है, जो कि लैगून झील को समुद्र से क्या करती है? अलग करती है। तो यहां पर पूछ क्या रहा है कि विसर्प नदी तटीय क्षेत्रों में कटकर गोखुर झील का निर्माण करती है। तो ये तो आपको पता होना चाहिए कि विसर्प नदियां ही किसका निर्माण करती है? गोखुर झील का निर्माण करती है। तो गोखुर झील ये जो विसर्प बना के बहने वाली नदी है, अगर ये जब सीधा बहती है,
समझिएगा कि ये जो विसर्प बनाकर बहने वाली नदी है, ये जब सीधा बहेगी तो ये जो पानी वाला हिस्सा जो रह गया है ये कहलाता है आपका कौन सा झील? गोखुर झील। जैसे झेलम नदी की गोखुर झील है आपकी वुलर झील, तो वुलर झील एक गोखुर झील है झेलम की। क्यों? क्योंकि झेलम नदी जब विसर्प में बह रही थी और जब वो सीधी बहने लगी तो जो कटा हुआ हिस्सा है, जो ये वाला हिस्सा है, ये कहलाने लगेगा आपका कौन सा? एक प्रकार का झील, जो कि होगा आपका गोखुर झील। ठीक, अब यहां पर समझेंगे, बात हो रही है तटीय क्षेत्र में, तो तटीय क्षेत्र में विसर्प नदियां विसर्प आकार में तो नहीं बहती और वहां पर वो गोखुर झील का भी निर्माण नहीं करती। तो यहां पर जो तटीय क्षेत्र लिख दिया है उसकी वजह से ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। हालांकि विसर्प नदी बनाने वाली या विसर्प नदी ही आपकी कौन सी झील बनाती है? गोखुर झील का निर्माण करती है। तटीय क्षेत्र होने की वजह से ये आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि बार या रोधिका तटीय क्षेत्रों में लैगून का निर्माण करती है। तो मैं फिर कहना चाहूंगा कि तटीय क्षेत्रों में, और मुख्य रूप से केरल के तटीय क्षेत्र की बात करें, तो इस तटीय क्षेत्र में समुद्र का पानी जब अंदर प्रवेश कर जाता है, यहाँ पर ये जो रोधिका होती है जिसको हम बार कह रहे हैं, ये यहाँ की जो लैगून झील है उसको समुद्र से क्या कर रही है? अलग कर रही है। तो याद रखिए तटों के कटने की वजह से जो तट कटे छटे होते हैं वहां पर लैगून झीलों का निर्माण होता है और बार या रोधिका उसको समुद्र से क्या करती है? अलग करती है। तो यहां पर जो लिखा हुआ है कि बार या रोधिका तटीय क्षेत्र में लैगून का निर्माण करती है, ये स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। यानी पहला गलत और दूसरा सही। अब पूछ ये रहा है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है? उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है? तो गलत यहां पर कौन सा है? पहला वाला गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा, केवल एक। इसके अलावा आपको बताना चाहूंगा कि केरल में वेम्बनाड झील एक लैगून झील है। इसके अलावा उड़ीसा में चिल्का झील एक लैगून झील है। आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील एक लैगून झील है। तटीय क्षेत्र में लैगून झीलों का निर्माण होता है जिन्हें समुद्र से अलग करने वाली कौन होती है? बार या रोधिका। चलिए अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि सूची 1 को सूची 2 से क्या करिए? सुमेलित करिए। तो यहां पर सूची 1 जो है उसमें परियोजनाएं बताई गई है और सूची 2 में नदी बताई गई है। यहां पर सबसे पहला है भाखड़ा नांगल परियोजना, जिस पर बनने वाला भाखड़ा नांगल डैम हिमाचल प्रदेश में है, सतलज नदी पर है। ठीक, तो ये आपका कौन सी नदी पर है? सतलज नदी पर। इसके अलावा दुलहस्ती, याद रखिएगा चिनाब नदी का जम्मू कश्मीर में सलाल, दुलहस्ती और बगलिहार, ये 3 परियोजना है। इसमें ये जो दुलहस्ती परियोजना है ये जम्मू कश्मीर में है और चिनाब नदी पर है। हीराकुंड की बात करें तो महानदी का छत्तीसगढ़ में महानदी परियोजना और महानदी का उड़ीसा में हीराकुंड परियोजना, जो भारत की इस पर बनने वाला डैम भारत का सबसे लंबा डैम होगा। तो ये आपका हीराकुंड जो परियोजना है ये महानदी पर है। और इसके बाद टिहरी की बात करें तो टिहरी परियोजना जो है वो उत्तराखंड में है। इस पर बनने वाला डैम टिहरी डैम भारत का सबसे ऊंचा डैम है 260 मीटर की ऊंचाई के साथ, और ये आपका कौन सी नदी पर है? तो भागीरथी नदी पर है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ए का चौथा, बी का तीसरा, तो ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला, यानी ऑप्शन नंबर बी ये आपका सही जवाब होगा। इसमें ज्यादा कुछ ट्रिकी नहीं है, आपको पता होना चाहिए कौन सी परियोजना किस नदी पर है। इसके अलावा यहाँ पे नदी के बजाय अगर राज्य दिया होता और यहाँ पे परियोजनाओं की बजाय अगर डैम दिया होता तो आप डैम को राज्य के साथ सुमेलित कर रहे होते हैं। ठीक, तो ऐसे कई सारे प्रश्न बन सकते हैं, उस पर हम थोड़ा ध्यान देंगे। चलिए अब अगला प्रश्न है आपके सामने कि प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषताओं के संबंध में नीचे दिए तथ्यों पर विचार करिए। यहाँ पर प्रायद्वीपीय नदियों की बात हो रही है। देखिए, तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि प्रायद्वीपीय नदियां अपना मार्ग बदलती रहती है। तो भैया प्रायद्वीपीय पठार की नदियां चट्टानों में प्रवाहित होती है, ये अपना मार्ग खुद से नहीं बदल सकती। तो मार्ग परिवर्तित कहां पर होती है? तो मध्यवर्ती मैदान में या मैदानी प्रदेश में बहने वाली नदियां अपना मार्ग परिवर्तित करती है। पठारी या प्रायद्वीपीय पठार यानी चट्टानों में बहने वाली नदियां अपना मार्ग परिवर्तित नहीं करती। तो आपका ये कथन जो है वो गलत हो जाएगा। दूसरा, ये नदियां विसर्पों का निर्माण नहीं करती। बिल्कुल, प्रायद्वीपीय पठार में बहने वाली नदियां विसर्पों का निर्माण नहीं करती। तो ये आपका क्या हो गया? सही। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि प्रायद्वीपीय नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। बिल्कुल, प्रायद्वीपीय पठार की नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। यहाँ पे अगर आप देखें कि डेल्टा का मतलब क्या होता है, तो एक छोटी सी डेफिनेशन बताना चाहूंगा मैं
कि नदियां अपने मुहाने के पश्चात, जहां पर वो समुद्र में मिल रही होती है उस जगह को, उस नदी का क्या बोला जाता है? मुहाना। तो नदियां अपने मुहाने के पश्चात जब छिछले सागर में प्रवाहित हो रही होती है तो अपने अवसादों को उस वहां पर छिछले सागर में निक्षेपित कर देती है, और वहीं पर नदियां कई धाराओं में बंटकर कई द्वीपयुक्त संरचनाओं का निर्माण करती है, जिसे क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। तो यहां पर आप समझेंगे कि हिमालय की नदियां भी अपने मुहाने पर डेल्टा बनाती है, लेकिन प्रायद्वीपीय पठार की नदियां भी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। इसके अलावा आप ये भी बात जान जाइएगा कि प्रायद्वीपीय पठार हो या हिमालय हो, कहीं की भी नदी हो, भारत की पूर्व की ओर बहने वाली सभी नदी डेल्टा का निर्माण करती है और पश्चिम की ओर बहने वाली सभी नदी एस्चुरी का निर्माण करती है। अब तीसरे स्टेटमेंट की बात करते हैं। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि प्रायद्वीपीय नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार की नदियां अपने मुहाने पर किसका निर्माण करती है? डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक, अगर डेल्टा की एक छोटी सी परिभाषा अगर हम देखें तो डेल्टा कहते हैं किसको है? तो नदियां अपने मुहाने के पश्चात छिछले सागर में मंद गति से बहने के कारण अवसादों को वहीं निक्षेपित कर देती है जहां वो कई धाराओं में बंटकर कई द्वीपयुक्त संरचनाओं का निर्माण करती है, उसे हम क्या कहते हैं? डेल्टा। इसके अलावा भारत की पूर्व की ओर बहने वाली सभी नदी डेल्टा और पश्चिम की ओर बहने वाली सभी नदी क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है। एस्चुरी का मतलब ये होता है कि जहां पर नदी अपने अवसादों को लेकर बहती जरूर है लेकिन किनारों पर निक्षेपित नहीं करती, वो उसे आगे की ओर निक्षेपित करती, जिससे वहां पर नदी कई धाराओं में बंटने की बजाय एक सिंगल धारा में बहते हुए समुद्र में जाकर क्या हो जाती है? मिल जाती है। जबकि पूर्व की ओर बहने वाली नदियां जो डेल्टा बनाती है वो अपने अवसादों को किनारों पर निक्षेपित कर देती है, जहां पर नदी कई धाराओं में बढ़ जाती है और कई द्वीपयुक्त संरचनाएं देखने को मिलती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? डेल्टा कहते हैं। यहां पर आप समझेंगे कि हिमालय की नदियां जो पूर्व की ओर बह रही है वो भी अपने मुहाने पर डेल्टा बनाएगी और प्रायद्वीपीय पठार की नदियां अपने मुहाने के पश्चात वो भी क्या बनाएगी? डेल्टा बनाती है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चौथा स्टेटमेंट कह रहा है कि प्रायद्वीपीय नदियों की अपवाह द्रोणियां आकार में अपेक्षाकृत छोटी है। तो यहां पर आप समझेंगे कि प्रायद्वीपीय पठार की सभी नदियों की जो लंबाई है वो हिमालय की नदियों की अपेक्षा छोटी है। इसके अलावा यहाँ पर अपवाह द्रोणियों की बात करें तो अपवाह क्षेत्र, अपवाह द्रोणी, अपवाह बेसिन या अपवाह प्रदेश, सबका मतलब एक होता है, यानी कि इनके जल ग्रहण क्षेत्र की बात हो रही है। तो अपवाह द्रोणियां आकार में अपेक्षाकृत छोटी होती है, तो हिमालय की नदियां आकार में बड़ी होती है, इनका अपवाह क्षेत्र बड़ा होता है, जबकि प्रायद्वीपीय पठार की सभी नदियां आकार में क्या होगी? हिमालय की नदियों की तुलना में छोटी होगी। इनका अपवाह क्षेत्र भी छोटा होगा या फिर इनका अपवाह द्रोणियां भी आकार में क्या होगी? छोटी होगी। तो ये ऑप्शन आपका क्या होगा? सही। अब पूछ क्या रहा है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य पूछ रहा है तो दूसरा, तीसरा, चौथा क्या है? सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? सही जवाब होगा। चलिए अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए, जिसमें पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि एक नदी तंत्र का जिस क्षेत्र में जल प्रवाहित होता है उसे अपवाह द्रोणी कहते हैं। यहां पर अपवाह द्रोणी का मतलब अपवाह क्षेत्र, अपवाह बेसिन या अपवाह प्रदेश से ही है। यहां पर सबसे पहले अपवाह क्षेत्र और अपवाह तंत्र में अंतर समझ जाइएगा। अपवाह तंत्र का मतलब होता है कि किसी भी प्रदेश में प्रवाहित होने वाली मुख्य नदी, उसकी सहायक नदी और उप नदियों द्वारा बहाकर ले जाने वाले संपूर्ण जल को उस नदी का अपवाह तंत्र कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझेंगे कि इस प्रदेश में अगर ये मुख्य नदी बह रही है, इस सहायक नदियों में कई सारी उप नदियां आकर मिल रही है, तो ये सब क्या कर रही है? अपना जल किसको दे रही है? मुख्य नदी को लाकर दे रही है। तो यहां पर मुख्य नदी में सहायक नदी और उप नदियों का जल साथ में बहेगा, पूरे जल को उस नदी का अपवाह तंत्र कहेंगे। ठीक, अब वहीं पर अपवाह क्षेत्र की बात करते हैं तो अपवाह क्षेत्र का मतलब क्या होता है कि अपवाह तंत्र की नदियां जितने क्षेत्र का जल लेकर बह रही है, मैं फिर कह रहा हूं, अपवाह तंत्र की नदियां जितने क्षेत्र का जल लेकर बह रही है उस क्षेत्र को उस नदी का अपवाह क्षेत्र कहते हैं। यहां पर जब तक कि एक क्षेत्र डिसाइड नहीं था तब तक ये अपवाह तंत्र था, और जैसे ही मैंने एक क्षेत्र डिसाइड कर दिया ये हो गया अपवाह क्षेत्र। तो यहां पर जिस क्षेत्र में जल प्रवाहित होती है तो क्षेत्र आ गया, तो ये हो गया अपवाह क्षेत्र। ठीक है, तो ये पहला स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा? सही, कि जिस क्षेत्र का जल लेकर बह रही है या जितने क्षेत्र का जल लेकर बह रही है उस क्षेत्र को उस नदी का अपवाह क्षेत्र कहते हैं, अपवाह द्रोणी कहते हैं, बेसिन कहते हैं या प्रदेश कहते हैं। ये चारों शब्दों का मतलब एक ही है। इसके अलावा दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि कोई भी ऊंचा क्षेत्र जब दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को क्या करता है? एक दूसरे से अलग करता है, जल विभाजक कहलाता है। यहाँ पे अपवाह द्रोणी अपवाह क्षेत्र ही है, मतलब क्या कह रहे हैं कि कोई ऊंचा भाग, कोई उच्च क्षेत्र, ये पर्वत भी हो सकती है, पठार भी हो सकती है, कोई ऊंची भूमि भी हो सकती है, अगर ये दो तरफ के नदियों के अपवाह क्षेत्र को क्या कर रही है? अलग कर रही है, मतलब इस ऊंचे हुए भाग से, ये देखिए
अगर कोई ऊंचा हुआ भाग है, उठा हुआ भाग है, इसके एक तरफ से नदी बह रही है और दूसरी तरफ की नदी बह रही है, और ये दोनों ही नदी अगर एक दूसरे के क्षेत्र को नहीं जा रही है एक दूसरे के क्षेत्र में, या इस पर्वत पठार की वजह से अगर वो एक दूसरे के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर रही है, तो वो क्या कहलाएगी, आपका जल विभाजक कहलाएगा। ये जल विभाजक पर्वत भी हो सकता है, ये जल विभाजक पठार भी हो सकता है। तो अगर कोई भी उच्च भाग, ठीक, अगर दो तरफ की नदियों को अलग करती है तो वो क्या कहलाता है, जल विभाजक कहलाता है। ठीक है, तो ये आपका स्टेटमेंट सही है। इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, तो यहां पर देखेंगे कि पहला और दूसरा दोनों ही सत्य है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का उनके नदी बेसिन मतलब उनका अपवाह क्षेत्र की बात कर रहे हैं कि घटते आकार के आधार पर सही अनुक्रम है। यहां पर देखिए घटते आकार में, और बात नदी बेसिन की हो रही है, तो इनका अपना एक कैचमेंट एरिया होता है, इनका अपना एक क्षेत्र होता है, क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो यहां पर अगर नदी की लंबाई अगर अधिक है तो ये माना जा सकता है कि इसका जो अपवाह क्षेत्र होगा वो अधिक हो सकता है। हालांकि इनकी लंबाई के आधार पर इनके अपवाह क्षेत्र को डिसाइड करना सही नहीं होगा। तो अगर आपको अपवाह क्षेत्र मालूम है तो अच्छी बात है, लेकिन सारी नदियों का अपवाह क्षेत्र याद हो, यानी कि उसका पूरा क्षेत्रफल पता हो, ये थोड़ा मुश्किल है। अगर नदियों की लंबाई आपको पता है तो नदियों की लंबाई के घटते क्रम के आधार पर आप ये बता सकते हैं कि उनका जो अपवाह क्षेत्र है वो भी घटते क्रम में होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं कि नर्मदा नदी की लंबाई है 1312 किलोमीटर, और ये दक्षिण भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है, जहां दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी 1465 किलोमीटर की लंबाई के साथ, और दूसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा नदी 1400 किलोमीटर की लंबाई के साथ, और तीसरी सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी 1312 किलोमीटर के साथ, 1312 किलोमीटर के साथ। वहीं तापी नदी की लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 724 किलोमीटर। वहीं माही नदी की लंबाई 533 किलोमीटर है। वहीं साबरमती नदी 320 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। ये सभी नदियां खंभात की खाड़ी में जाकर समुद्र में एस्चुरी का निर्माण करती हैं। इनमें नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, ये हो गई माही नदी, और ये हो गई आपकी साबरमती नदी। ये चारों नदियां खंभात की खाड़ी में जाकर एस्चुरी का निर्माण करती हैं, और इन नदियों की लंबाई के घटते क्रम के आधार पर अगर देखा जाए तो नर्मदा सबसे लंबी, ताप्ती दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे माही नदी, और चौथे नंबर पे साबरमती नदी। इसके अलावा इनके अगर कैचमेंट एरिया की बात करें, अपवाह क्षेत्र की बात करें, तो नर्मदा नदी का 1 लाख के आसपास, ताप्ती नदी का 50,000, वहीं माही नदी का 25,000, और साबरमती नदी का सबसे कम 15 से 18,000 के बीच का इनका कैचमेंट एरिया पड़ता है। तो आप इनकी लंबाई के आधार पे भी इनको जमा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी देखेंगे तो नर्मदा, तापी, माही और साबरमती नदी, ये है इनके नदी बेसिन के घटते आकार के आधार पर इनका सही अनुक्रम। ठीक है, तो आप भले ही अपवाह क्षेत्र आपको ना पता हो, लेकिन लंबाई के आधार पर थोड़ा अनुमान लगा सकते हैं बताने का। चलिए अब अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां गोदावरी की सहायक नदियां हैं। तो गोदावरी की बाईं ओर से आने वाली सहायक नदियों में पैनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, इंद्रावती और सबरी नदी, और दाईं ओर से आने वाली सहायक नदियों में प्रवरा, मंजीरा और मनेर नदी। ये नदियां प्रमुख हैं। यहां पर आप देखेंगे कि अगर मैंने ये गोदावरी नदी बनाया जिसका उद्गम महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट के त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से होती है, वहां पर इनकी बाईं ओर से आने वाली सहायक नदियों में पैनगंगा और वेनगंगा, इसके अलावा एक वर्धा नदी जो पैनगंगा में आकर क्या होती है, मिलती है। ये पैनगंगा नदी जो है ये महाराष्ट्र के अजंता की पहाड़ी से निकलती है। वहीं पर वर्धा नदी मध्य प्रदेश के सतपुड़ा की पहाड़ी से, वेनगंगा नदी मध्य प्रदेश के महादेव की पहाड़ी से, और ये पैनगंगा और वेनगंगा मिलके प्राणहिता के नाम से बहती है और ये गोदावरी में आकर मिल जाती है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वर्धा नदी ये भी आपकी गोदावरी की सहायक है, ये प्राणहिता नदी ये भी आपकी गोदावरी की सहायक है। इसके अलावा मंजीरा की बात करें तो मैंने अभी बताया कि गोदावरी की दाईं ओर से आने वाली सहायक नदियों में प्रवरा नदी, मंजीरा नदी और मनेर नदी ये प्रमुख है। तो ये आपका मंजीरा भी हो गया। और बात अगर ब्राह्मणी नदी करें, उड़ीसा में बहने वाली यह नदी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। तो यहाँ पर गोदावरी की सहायक नदियों में पहला, दूसरा और चौथा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। बहुत आसान था ये। अगर आपको अब सहायक नदियां पता है तो आप बता पाएंगे, अगर सहायक नदियों के नाम आपको नहीं पता है तो आप नहीं बता पाएंगे। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप सहायक नदियां भी
पढ़ें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में, यहां पर देखिए अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम में और आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में, ठीक है, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर की बात हो रही है, घटते क्रम में जमाना है हमको। इसमें गोदावरी, महानदी, नर्मदा व ताप्ती का सही अनुक्रम कौन सा होगा? तो यहां पर आपको सबकी लंबाई अगर पता होगा तभी आप बता पाएंगे। यहाँ पे गोदावरी की लंबाई है 1465 किलोमीटर और इस लंबाई के साथ ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। महानदी 858 किलोमीटर की लंबाई रखता है। नर्मदा नदी आपको मैंने बताया था 1312 किलोमीटर के साथ दक्षिण भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है। वही ताप्ती नदी की लंबाई है 724 किलोमीटर। अब आप देखेंगे तो आप समझेंगे गोदावरी, नर्मदा, महानदी और ताप्ती, ये इनका सही क्रम होगा। तो गोदावरी, नर्मदा, महानदी और ताप्ती, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। ज्यादा कुछ नहीं था, लंबाई अगर आपको पता होगा तो आप आसानी से इसका जवाब दे पाएंगे, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही है सिवाय। सिवाय का मतलब यह है कि भैया कौन सा सही नहीं है, और किसके बारे में पूछ रहा है? तो नर्मदा नदी के बारे में पूछ रहा है। तो आपको नर्मदा नदी के बारे में बताना है और उसमें से कौन सा गलत है ये बताना है। तो पहला स्टेटमेंट कहता है कि अमरकंटक के निकट से निकलती है, ठीक है, अमरकंटक पठार से निकलती है, ये तो सबको पता होगा, तो पहला सही है। दूसरा कह रहा है कि इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है। तो नर्मदा नदी के किनारे महाकालेश्वर मंदिर नहीं है, महाकालेश्वर मंदिर है आपका उज्जैन में, और ये उज्जैन में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो क्षिप्रा नदी, जो कि चंबल की सहायक नदी है। तो क्षिप्रा नदी के तट पर उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर है, न कि नर्मदा नदी किनारे। तो आपका ये स्टेटमेंट गलत हो गया, और पूछ यही रहा था कि कौन सा गलत है। इसके अलावा तीसरा और चौथा भी देख सकते हैं कि यह मार्बल रॉक्स के यानी मार्बल चट्टानों के समूह के बीच से बहती है, ठीक है। तो नर्मदा नदी अगर भेड़ा घाट से प्रवाहित हो रही है तो भेड़ा घाट जो है वो संगमरमर के लिए जाना जाता है, और अगर आप कभी भेड़ा घाट गए होंगे तो आप देखे होंगे कि वहां पे संगमरमर की पर्वतें हैं, वहां से ये नर्मदा नदी क्या हो रही है? प्रवाहित हो रही है। तो ये मार्बल रॉक्स के समूह के बीच से बहती है, ठीक है, ये स्टेटमेंट भी सही है। ऑप्शन डी की बात करें तो इस नदी पर प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा है, ठीक है। तो सरदार सरोवर बांध की बात करें तो सरदार सरोवर परियोजना जो है इसी नदी पर है, गुजरात में है। तो आप ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। तो यहाँ पर गलत क्या हो गया? साफ साफ दिख रहा है कि इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? सही है। अगला प्रश्न है कि भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं। तो ये तो आपको पहले से क्लियर हो चुका होगा कि डेल्टा भारत की वे नदियां बना रही है जो पूर्व दिशा की ओर बहती है, क्योंकि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां डेल्टा नहीं बल्कि एस्चुरी का निर्माण करती है। तो डेल्टा का निर्माण पूर्व की ओर बहने वाली नदियां कर रही है। तो अगर आपको पता है कि कौन सी नदियां पूर्व दिशा की ओर बह रही है तो वही नदी क्या बनाएगी? डेल्टा का निर्माण करेगी। तो यहां पर आप देखेंगे कि गंगा नदी पूर्व दिशा की ओर बहती है, ठीक, महानदी पूर्व दिशा की ओर बहती है, लेकिन नर्मदा नदी पश्चिम दिशा की ओर बहती है, खंबात की खाड़ी में जाती है। यहीं पर कृष्णा नदी पूर्व दिशा की ओर, गंगा नदी पूर्व दिशा की ओर, ताप्ती नदी पश्चिम दिशा की ओर, ये भी गलत है आपका। कावेरी नदी पूर्व, गंगा नदी पूर्व, महानदी पूर्व, यहां पर नर्मदा नदी पश्चिम, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहां पर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा, क्योंकि कावेरी नदी जो कर्नाटक के ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है, गंगा नदी जो देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी के मिलने के बाद संयुक्त रूप से कहलाती है, इसके अलावा महानदी जो धमतरी सिहावा पर्वत से निकलती है, और ये सभी नदियां पूर्व की ओर बहती है और डेल्टा का निर्माण करती है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है? तो चंबल नदी जो है वो मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के पश्चिमी भाग जानापाव की पहाड़ी से निकलती है। ये मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में बहती है। उत्तर प्रदेश में ये इटावा में जाकर यमुना में मिल जाती है, ठीक। इसके अलावा, ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश से निकलेगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में बहती है और राजस्थान में। तो यहां पर ये जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान दिया हुआ है, तो आप समझे इस बात को कि पहले मध्य प्रदेश से निकलती तो मध्य प्रदेश में बहेगी, फिर राजस्थान में बहती है, और आखिरी में उत्तर प्रदेश में बहते हुए उत्तर प्रदेश की इटावा में यमुना में जाकर क्या हो जाती है? मिल जाती है, ठीक। तो आपका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक। चलिए, तो यहां पर आप समझें कि उत्तर प्रदेश पहले लिखा हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश में पहले नहीं बहती, ये मध्य प्रदेश से निकलती, फिर राजस्थान बहती, फिर उत्तर प्रदेश में यमुना में जाकर इटावा में मिल जाती है, ठीक। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए यहां पर बहुत ट्रिकी हो जाता है। अगर आप देखें कि सत्य नहीं है, जनरली हम नहीं को नहीं देखते और सत्य है यही समझ के हम सही में टिक लगा देते हैं। तो यहां पर पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में है, ठीक है, महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के सिहावा पर्वत से होता है। इसके अलावा गोदावरी का उद्गम महाराष्ट्र में, ठीक है, ये भी सही है। गोदावरी का उद्गम महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट में त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से होता है, ये भी सही है।
इसके अलावा कावेरी का उद्गम आंध्र प्रदेश में, कावेरी का उद्गम आंध्र प्रदेश नहीं बल्कि कर्नाटक की ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से होता है। तो आपका ये स्टेटमेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल डिस्ट्रिक्ट में स्थित मुल्ताई पर्वत से होता है। ठीक, तो ये मध्य प्रदेश से होता है, तो ये आपका सही हो जाएगा। तो गलत क्या हो गया आपका, कावेरी का उद्गम आंध्र प्रदेश में होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ये कावेरी नदी कर्नाटक की ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है, जिसे हम दक्षिण की गंगा कहते हैं उसके पवित्रता की दृष्टि से। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, आपका सही होगा। क्यों, क्योंकि ये गलत है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। यहां पर दक्षिणी भारत की गंगा या दक्षिण भारत की गंगा या दक्षिण की गंगा मायने ये नहीं रखती, मायने ये रखती है कि क्या पूछा जा रहा है, पवित्रता की दृष्टि से पूछा जा रहा है कि उसकी लंबाई की दृष्टि से। लंबाई की दृष्टि से गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है या दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। क्यों, क्योंकि उत्तर भारत में जैसे सबसे लंबी नदी गंगा है, वैसे दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। वहीं पवित्रता की दृष्टि से देखा जाए तो पवित्रता की दृष्टि से कावेरी नदी को दक्षिणी भारत की गंगा कहते हैं। क्यों, क्योंकि जैसे उत्तर भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा है, वैसे दक्षिण भारत की भी सबसे पवित्र नदी कौन सी है, कावेरी। तो यहां पर कावेरी नदी को क्या कहा जाता है, दक्षिणी भारत की क्या कहा जा रहा है, गंगा कहा जा रहा है। कावेरी नदी को उसकी पवित्रता के आधार पे, अगर पवित्रता की जगह अगर लंबाई के आधार पे होता तो वो ऑप्शन नंबर बी हो जाता, गोदावरी नदी। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी। यहां पर इंपॉर्टेंट चीज यह है कि क्या पूछा जा रहा है, वृद्ध यानी कि बूढ़ी गंगा के बारे में पूछा जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रायद्वीपीय पठार की नदी बहुत लंबे समय से बह रही है, बहुत पुरानी नदी है यहाँ की, क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण 57 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। और हिमालय की नदियां नवीन नदी है। बात गंगा की कर रहे हैं तो गंगा, दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी नदी जो कि बहुत पहले से बह रही है, इसीलिए हम गोदावरी को, जो कि पुरानी होने की वजह से हम इसे गंगा तो कह रहे हैं, लेकिन कौन सी गंगा कहते हैं, हम इसे बूढ़ी गंगा कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये आज से नहीं बहुत समय से बह रही है, बहुत पुरानी नदी है, इसलिए हमने इसे क्या नाम दे दिया, बूढ़ी या फिर वृद्ध गंगा कह दिया। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए गोदावरी को हम क्या कह रहे हैं, वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। तो क्षिप्रा नदी, ठीक है, किसकी सहायक नदी है, तो चंबल की सहायक नदी है। चंबल में समझिएगा कि क्षिप्रा नदी मध्य प्रदेश के कारकीवड़ी की पहाड़ी से निकलती है और चंबल में जाकर मिल जाती है। ये चंबल की सहायक नदी है और इसी क्षिप्रा नदी तट पर बसा शहर है आपका उज्जैन। ठीक है, तो क्षिप्रा नदी चंबल की सहायक नदी है, ना गोदावरी, ना महानदी और ना ही नर्मदा की। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है। ठीक है, तो तिब्बत में जो मानसरोवर झील है, इस मानसरोवर के झील के निकट 3 नदियों का उद्गम होता है। यहाँ पे मानसरोवर झील के निकट एक सोनोख्या ग्लेशियर है जहां से सिंधु नदी निकलती है, राकसताल झील है जहां से सतलज नदी निकलती है, और चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है जहां से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। ये 3 नदियों का उद्गम मानसरोवर झील के निकट से होता है। यहाँ पे सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र ये 3 नदी है। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है इनमें से सभी, तो इसका सही जवाब होगा डी, इनमें से सभी। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत की सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियां हैं। नौगम्य का मतलब होता है नेविगेबल, यानी नौ का मतलब पानी और गम्य का मतलब जाना। वे जहाज जो पानी में आसानी से जा सके, मतलब जलप्रपात जैसे कोई अवरोधक ना हो, कोई रुकावट ना हो, आसानी से वो पानी में क्या हो सके, जहाज जा सके बिना रुकावटों के, तो वो होगा आपका नौगम्य। और अधिक नौगम्य समझ रहे हैं, जिसमें आसानी से जहाज जा सके, तो कावेरी और गोदावरी, गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और सिंधु, और ब्रह्मपुत्र और यमुना। तो आप समझ रहे हैं कि गंगा नदी पर नेशनल वाटर हाईवे 1 1620 किलोमीटर की लंबाई, और ये बह रही है कहां से, इलाहाबाद से फरक्का, फरक्का से हल्दिया तक। ठीक, और वहीं ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी को नेशनल वाटर हाईवे 2 ब्रह्मपुत्र नदी पर है, और ये असम के सदिया से असम के धुबरी तक 891 किलोमीटर में बहती है। तो सबसे ज्यादा नेविगेबल की बात करें, सबसे ज्यादा नौगम्य 2 नदियां कौन सी है, तो गंगा और यमुना, जिसपे नेशनल वाटर हाईवे 1 और नेशनल वाटर हाईवे 2 स्थित है। चलिए अब अगले और आखिरी प्रश्न की हम बात करते हैं। आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है। यहां पर भूमि बंधित मतलब अंतःस्थलीय नदियों को हम भूमि बंधित कहते हैं। वे नदियां जो निकलती जरूर है उद्गम से, लेकिन समुद्र में जाकर समुद्र में नहीं मिलती, वो पहले ही सूख जाती है, पहले ही खत्म हो जाती है, पहले ही समाप्त हो जाती है। तो यहां पर आप देखेंगे
आप समझ पा रहे होंगे कि कौन सी नदी की मैं बात कर रहा हूं। ताप्ती नदी खंबात की खाड़ी में जाकर समुद्र में मिल जाती है। कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। इसके अलावा नर्मदा नदी भी पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है और ये खंबात की खाड़ी में समुद्र में जाकर मिल जाती है। यहाँ पर लूनी नदी की बात करें तो लूनी नदी पश्चिमी राजस्थान बहने वाली अंतरस्थलीय नदी है। ये एक भूमि बंधित नदी है, ये समुद्र में जाकर नहीं मिलती। ठीक है, तो ये आपका लूनी नदी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो गया, सही जवाब हो गया। यह एक भूमि बंधित नदी है। इसके साथ ये वीडियो हमारा समाप्त होता है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद, टेक केयर।